हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ब्लैक क्लोथ चैप्टर 337 इंग्लिश ट्रांसलेशन में फाइनली आउट हो चुका है एंड आई होप कि तुम में से काफ़ियों ने तो चैप्टर पढ़ भी लिया होगा। तो मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा और सीधे चैप्टर पर आते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है ब्लैक बुल्स के हेड आउट से, जहाँ पर हमेशा की तरह बस तबाही हो रही है। मागना और लक फाइट कर रहे हैं, गोचे अपने सिस्टर कॉम्प्लेक्स में खोया हुआ है और ग्रे सबको शांत कराने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर चार्मी को भी तुम देख सकते हो और यह पैनल पर्सनली मुझे बहुत बढ़िया लगा क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं। मतलब देखा जाए तो सारे कैरेक्टर्स हमें ब्लैक बुल्स के यहाँ देखे जा रहे हैं इतने छोटे से पैनल में, तो ये काफ़ी बढ़िया डिटेलिंग है तबाता के द्वारा। यहाँ पर ग्रे मागना को कहती है कि वाइस कैप्टन नाश ने सबको चुप रहने के लिए कहा है। तभी मागना कहता है कि नाश तो हमारे ब्लैक बुल्स पर धब्बा है क्योंकि उसकी पर्सनालिटी तबाही वाली नहीं है इसलिए। तो इसके बाद नास्ट जो है वो ब्लैक बुल्स के हाइड आउट के अंदर जाता है और सबको बताता है कि आफ्ताब मर चुका है। उसे काफ़ी गहरी चोट आई थी और उसे स्पेशल मैजिक के जरिए इरेज कर दिया गया था। तो इन सर्कमटेंसेस के अकॉर्डिंग उसे मरा हुआ घोषित करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। यह सुनकर सभी ब्लैक बुल्स जो होते हैं वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर तुम सभी के चेहरे देख सकते हो और यही मागना और लक भी काफ़ी गुस्से में होते हैं। मागना कहता है कि अगर आफ्ताब सच में मर गया होगा तो मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। हालांकि इसके बाद नाश्त कहता है कि तुम लोग कैसा भी फील करो लेकिन फैक्ट है तो फैक्ट ही है, लेकिन जब तक मैं भी आफ्ताब की बॉडी अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक मैं भी नहीं मानूंगा कि वो मरा हुआ है। और ये सुनने के बाद सारे ब्लैक बुल्स भी जोश में आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी विश्वास नहीं है कि आफ्ताब मर सकता है, वो ज़रूर जिंदा होगा। इसके बाद नाश्त कहता है कि चलो सब मिलकर आफ्ताब को ढूंढते हैं और सबके सब ब्लैक बुल्स मेंबर निकल जाते हैं। अब कौन कहाँ जाने वाला है इसका नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि लैंड ऑफ द राइजिंग सन में हमें बाकी ब्लैक बुल्स मेंबर्स भी दिखें। इसके बाद हमें आफ्ताब दिखता है जो कि एक जगह पर सोया हुआ था, मतलब इतने टाइम से बेहोश था। और तभी वो उठता है और पूछता है कि ये जगह कौन सी है। तभी वहाँ पर चार्मी के वो चिबी वर्जन जैसा कोई दिखता है और उसे आस्था भी चार्मी ही समझता है। और तभी वो अपने मुंह में से कुछ निकालती है और आस्था को देती है। मतलब काफ़ी हिलेरियस सीन था। तभी एक बंदा कहता है कि जो तुम देख रहे हो वो एक टी सर्विंग डॉल है। तो आस्था सोचता है कि मतलब ये चार्मी नहीं है। बाकी डॉल का चार्मी की तरह दिखना ये इस बात का हिंट हो सकता है कि हमें लैंड ऑफ द राइजिंग सन आर्क में ड्वार्फ भी देखने को मिल सकते हैं। और ये काफ़ी बढ़िया होगा कि एक ही आर्क में दोनों को कंबाइन करके दिखा दिया जाए क्योंकि ये फाइनल आर्क है। तो इसी में अभी तबाता को सब कुछ दिखाना है क्योंकि काफ़ी कुछ जो बचा है वो इसी आर्क में उनको लपेटे में लेना पड़ेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें ड्वार्फ के बारे में भी पता चल जाए। हो सकता है कि वो लैंड ऑफ द राइजिंग सन में ही कहीं रहते हों क्योंकि वो क्लोथ किंगडम से काफ़ी दूर है। तो ये जो न्यू बंदा है जो कि यामी की तरह दिख रहा है विद आई पैच, जो कि काफ़ी कूल भी लग रहा है, और उसके पीछे एक लेडी भी खड़ी है जो कि बाद में तुम्हें बताऊँगा कौन है। तो वो आस्था से पूछता है हाउ आर यू फीलिंग आस्था। आस्था कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। और आस्था अपनी चोट देखता है जो कि हील हो चुकी है, पर आस्था सोचता है कि ऐसे घाव तो सिर्फ मिमोसा ही हील कर सकती है। तो वो उस बंदे से पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे हील कैसे किया। तभी वो बंदा कहता है कि मैंने नहीं किया, मेरे दोस्त ने किया है, मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है। और तभी आस्था लिबे के बारे में पूछता है कि लिबे कहाँ है, वो छोटा सा काला काला सा। तो वो बंदा कहता है तुम्हारा मतलब वो डेविल का है, वो मेरे दोस्तों के साथ है और उसे भी ठीक किया जा रहा है। तभी आस्था चाय पी रहा होता है जो कि उस डॉल ने दी थी और वो सोचता है कि इस बंदे को डेविल्स के बारे में भी पता है और इसकी जो की है वो दुश्मनों वाली टाइप की लग भी नहीं रही है। तो वो उस बंदे से पूछ लेता है कि तुम कौन हो और तुम चार्मी पाइसन यानी कि चार्मी को जानते हो क्या। तभी वो बंदा कहता है कि मैं अभी उससे नहीं मिला पर मैं यामी को बचपन से जानता हूँ। तो आस्था काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है कि तुम यामी के बचपन के दोस्त हो। और आस्था को उनकी की जो है वो भी सिमिलर लगती है, लेकिन इस बंदे ने जो यहाँ कहा कि वो यामी का दोस्त है मुझे इस पर विश्वास नहीं है क्योंकि भाई यामी का दोस्त भी हुआ तो उसका भाई सेम चेहरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता यार, अनलेस कि लैंड ऑफ द राइजिंग सन में सारे बंदे एक ही जैसे दिखते हों, मेल फीमेल। तो शार्लोट की तो लॉटरी लग जाएगी भाई, वो अगर यहाँ आ गई तो कन्फ्यूज हो जाएगी किसे चुनूँ किसी नहीं। हो सकता है कि यामी को छोड़ भी दें। खैर ये बंदा आगे कहता है कि आखिरी बार जब मैंने यामी को देखा था तब वो 13 यानी कि 13 साल का था। और आगे कहता है कि अभी भी क्या वो मतलब 40 करने में इतना ज़्यादा टाइम लगाता है। और आस्था कहता है कि हाँ सही कह रहे हो। तभी वो बंदा आगे कहता है कि यामी का जो लुक था वो हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंट रहता था और वो हमेशा अपने ज़्यादातर मुक्कों से बात करना पसंद करता था ना कि मुंह से। तो आस्था कहता है कि क्या वो शुरू से ही ऐसे थे बचपन से ही। तो वो बंदा आगे कहता है कि लेकिन अगर तुम उसे बग्स वगैरह या कीड़े वगैरह उसके सामने लाओगे तो तुरंत ही मतलब पैल हो जाएगा, मतलब डर जाएगा, उसके होश उड़ जाएंगे वगैरह वगैरह, मतलब कीड़ों से उसको डर लगता होगा। हालांकि यामी को अगर हम देखें तो देख के लगता तो नहीं भाई उसने इतने बड़े बड़े जानवर पाल रखे हैं, तो अपने इस डर पर वो उभर आया होगा। दूसरी तरफ ये जो लड़की है अब तुम इसे ध्यान से देख सकते हो, ये अगर देखा जाए तो ये जो हमारी चार्मी है उसके एडल्ट वर्जन की तरह दिखती है जब वो बड़ी हो जाती है अपने एडल्ट फॉर्म में, ना कि चिबी वाले वर्जन में, उसकी तरह ही दिख रही है। तो ये तो डेफिनेटली हिंट हो सकता है भाई कि इस आर्क में हमें ड्वार्फ देखने को मिलेंगे। हालांकि ऐसा लग रहा है इस बंदी को देखकर कि आस्था जिस तरीके से कैजुअली हमारे इस न्यू कैरेक्टर से बात कर रहा है वो उसे पसंद नहीं आ रहा है। हो सकता है ये उसकी वाइफ वगैरह हो, लेकिन देख के लगता तो नहीं है। खैर आस्था आगे कहता है कि इन सब बातों में तो भूल ही गया कि समय कितना बीत चुका है और मदद के लिए शुक्र है, लेकिन उसे अब कहीं जाना है।
तभी वो बंदा कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी अच्छे शेप में नहीं हो, तुम्हारी हालत ख़राब है और मैं समझता हूँ कि तुम्हें कैसा क्या लग रहा होगा। तुम्हारा दिल उन 2 लोगों ने तोड़ा जिसे तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, जिसकी सबसे ज़्यादा इज्जत करते थे, और उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश भी करी। और जिस आदमी को तुम अपना गोल समझते थे उसने भी तुम्हें बड़ा धोखा दिया। हालांकि ये सब देखना कुछ अच्छा नहीं रहा मेरे लिए। तो आस्था पूछता है कि तुम्हें आखिर ये सब कैसे पता। तभी वो बंदा कहता है कि तुम्हें जो ये मेरी आँख दिख रही है, राइट आई, इससे मैं जो चाहूँ वो देख सकता हूँ, और मेरी आँख ये भी बता रही है कि अगर तुम अभी गए तो तुम पक्का हार जाओगे। और फिर वो बंदा आगे भी कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम अपनी पावर के साथ वैसे भी वहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ पे इतना तो कंफर्म होगा कि आस्था अपनी पावर के साथ वापस क्लोवर किंगडम नहीं जा सकता है। यहाँ पे या तो ज़रूर किसी स्पेशल मैजिक यूज़र की ज़रूरत पड़ेगी या फिर किसी और तरीके की पावर की, और क्लोवर किंगडम कैसे क्या जाना है वो ज़रूर इस बंदे को पता है। तो तभी जो हमारी फीमेल कैरेक्टर है नी वाली, वो जाती है और पर्दा हटाती है, और ये बंदा आगे कहता है कि वेलकम टू द लैंड ऑफ द सन। और यहाँ हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि भाई ये लैंड ऑफ द सन ही है। वैसे राइजिंग नहीं लिखा है यहाँ, लेकिन लैंड ऑफ द सन यानी जापानी होता है। ये जो बंदा है इसका नाम है रियूएन र्यूदा, या जो भी नाम था इसका नाम मतलब इसका मेरे से प्रोनाउंस करते ही नहीं बन रहा। तो जो भी इसका नाम है तुम देख सकते हो टेक्स्ट में यहाँ पे, वो यहाँ का शोगन है, इस जगह का लैंड ऑफ द सन का शोगन है, जनरल है, जो कहना चाहो वो कह सकते हो, क्योंकि जापान में काफ़ी तरीके से इनको बुलाया जाता है, एम्परर वगैरह काफ़ी कुछ। और क्योंकि अब आस्था यहाँ आ गया है, नई पावर के लिए तैयार हो जाए, पावर अप होने के लिए और अपने लिमिट्स को सरपास करने के लिए, और इसी के साथ यहाँ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो अब इस लैंड ऑफ द सन से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो पक्का यहाँ पर समुराइज बहुत सारे हैं, जैसे कि ये लड़की जो तुम देख रहे हो जो कि चार्मी जैसे दिखती है, उसके पास भी स्वॉर्ड है जो कि डेफिनेटली वो भी एक समुराई है। और हमारा जो ये न्यू कैरेक्टर है यामी का दोस्त, वो भी एक समुराई है, उसके पास भी तलवार देख सकते हैं। एंड इसके पास तो कोई स्पेशल पावर भी है इसकी आँख में। अब वो क्या है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे भी, लेकिन ये टाइम मैजिक से कुछ रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि ये अगर फ्यूचर इवेंट्स देख सकता है, कहाँ कुछ हो रहा है ये देख सकता है। तो भाई टाइम मैजिक ही हमारे दिमाग में आता है, जो कि टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम में आगे देख सकता है और शायद से पास्ट भी देख सकता है। तो डेफिनेटली ये टाइम मैजिक से कुछ रिलेटेड है, या फिर हो सकता है ये एस्थरोथ से भी रिलेटेड हो। जिस तरह यामी से रिलेटेड है वैसे ही एस्थरोथ से भी रिलेटेड हो, लेकिन क्या है ये अभी हमें बाद में फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन इस आर्क से हम काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आस्था को न्यू पावर अप मिलने वाली है, की के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज मिलने वाला है, और उसकी स्वॉर्डमैनशिप अब तक में सबसे बेस्ट होने वाली है, क्योंकि भाई वो समुराई की कंट्री में है, और समुराई कितने ज़्यादा माहिर होते हैं स्वॉर्डमैनशिप में तुम्हें पता ही होगा। जैसे कि अगर तुम वन पीस फॉलो कर रहे हो तुम्हें पता होगा वानो के समुराई कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे अब आस्था एक सुपर स्ट्रॉन्ग समुराई बनने वाला है भाई, और जब वो वापस जाएगा ना क्लोवर किंगडम में, अपनी न्यू स्वॉर्डमैनशिप के साथ सबको चौंका देगा। क्योंकि मुझे लगता है कि आस्था की स्पीड भी और एजिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि समुराई के लिए स्पीड और एजिलिटी काफ़ी मायने रखती है। तो डेफिनेटली आस्था की स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है बिना डेविल यूनियन के। और लिबे के लिए भी शायद कुछ स्पेशल यहाँ तबाता ने सोच रखा होगा, अगर वो अलग है तो अपनी ग्रिमर से बाहर है और पूरी फुल बॉडी में, ना कि चिबी वर्जन में। हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि आस्था ने यहाँ पर जो चिबी वर्जन लिबे का देखा वो कहाँ से आया, तो वो उसका बस हेलिकुनेशन है, मतलब वो बस सोच रहा है, उसकी सोच में वो, और कुछ नहीं। असली लिबे जो है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में है और उसे हील किया जा रहा है। मतलब चोट जो है भैया दोनों का ही है। डेविल यूनियन में वैसे ही हमें बताया गया था कि एक को चोट लगेगी तो दूसरे को भी चोट लगेगी। तो ये जो स्कार है वो शायद से हमें लिबे के सीने पर भी देखने को मिले। खैर, तुम्हारा इस चैप्टर को लेकर क्या ओपिनियन है? तुम्हें चैप्टर कैसा क्या लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। इसके अलावा तुम लोग इंस्टाग्राम का यूज़ करते हो तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या पिन कमेंट में मिल जाएगी, सो मेक श्योर कि तुम फॉलो कर लो। एंड दैट बीइंग सेड गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।